मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं उस जगह पे हूँ और उस आदमी से मुलाकात हुए हैं जिसके तलाश में आज मैं 10 महीना तक पाकिस्तान में रहे हैं। जिस शख्स का तलाश में, वो शख्स पाकिस्तान का नहीं यानी क्या कहते हैं, पंजाब का नहीं, स्कर्दो का नहीं, छोरबट का नहीं, बल्कि तुर्तुक चुलुंग का। और एक ऐसा अजीम शख्स जिनका शक्ल का मुझे मोहताज थे, तड़प रहे थे। और ऐसा अजीम शख्स जिनका जो घर में हम 10 बार पहुँचे हैं, तो इस घर का रहन सहन, उठना फिरना तो लाजवाब में मुतासिर हो कि जब भी मैं स्कर्दो आते हैं तो इस घर पे एक बार हो के और 5 मिनट ठहरने के बगैर मुझे स्कर्दो का नज़ारा देखने का दिल नहीं करता। तो ज़्यादा ना कहते हुए जनाब ग़ुलाम अहमद साहब एक स्कॉलर भी है, दानिश्वर भी है, राइटर भी है, और अब क्या क्या इनके एजाज़ है वो मैं नहीं बता पाएंगे। तो अपना ज़बानी और एक हमदर्दी इतना होने के बावजूद, इतना अल्लाह ने नियामत देने के बावजूद हर वक्त चुलुंग का नाम और चुलुंग के बारे में ज़िक्र करते रहते हैं। जब मैं स्कर्दो पहुंचा तो मुझे फ़ोन किया, भाई हमारा चुलुंग से कोई बंदा पहुंचा है, उनसे मेरा पहला मुलाकात। तो मैं उस अजीम शख्स को अपना, हाँ, उसके साथ साथ सिर्फ यहाँ स्कर्दो में बैठकर स्कर्दो अपना तरक्की का नहीं, बल्कि लद्दाख के बारे में, तुर्तु के बारे में, चुलुंग के बारे में हर वक्त अगर काम नहीं कर सका तो दिल में तो ज़रूर काम करते हैं। तो ग़ुलाम अहमद साहब से मेरा इल्तिजा है कि आप जो नेक ख्वाहिशात, नेक तमन्ना, जो आपका नेक पैगाम इस वीडियोस के ज़रिए हमारा तुर्तु टीएफसी चुलुंगा बल्कि लद्दाख, हाँ बीच में आपने थुकस्तान चौहान साहब के बारे में बहुत तारीफ़ की, हमारा दिन भर तारीफ़ थुकस्तान चौहान साहब के बारे में, हमारा लद्दाखी भाइयों का तारीफ़ करते रहे। तो मेरा अर्ज़ ये है कि ये सारे आप इस वीडियोस के ज़रिए कहें तो शायद थुकस्तान चौहान साहब तक ये पहुँच जाएगी। अली मेरे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इतना बड़ा एजाज़ से नवाजा। और मैं एक बहुत ही अदना सा आदमी हूँ, जो कुछ आप कह रहे हैं इस काबिल तो नहीं हूँ। बहरहाल मुझे बहुत बड़ी खुशी है कि आपसे मुलाकात हो गई। वाकई मैं भी इस चीज़ को बहुत मिस कर रहा था। आपको इधर आए हुए 10 महीने, 8-9 महीने हो गए। इस अरसे में मेरी हमेशा ख्वाहिश होती थी कि मैं आ जाऊं और आपसे मुलाकात करूं और आपके साथ 1-2 दिन गुजारूं, लेकिन बस कुछ मजबूरियों की वजह से ऐसा नहीं हो सका। मैं ज़रा कुछ नीचे ही घूमता फिरता रहा, तो अब मुलाकात हो गई। आप जो कह रहे हैं कि तुर्तुक टीएफसी चुलुंगा के बारे में हमारी हमदर्दियाँ और हमारी मोहब्बत कैसा होना चाहिए, तो एक पैदाइशी तौर पे मैं उस इलाके में वहाँ पैदा हुआ हूँ। मेरी ज़िंदगी का ज़्यादातर अरसा तो ज़्यादा क्या बचपन भी 6 साल की उम्र तक तो मैं अपने गांव में बैठा रहा। और मुझे एक चीज़ का अब भी याद है और बहुत याद आता रहता है। और उसके बाद मैं जब पढ़ने के लिए, मेरे वालिद ने मुझे स्कर्दो लाया डायरेक्ट। उस ज़माने में वहाँ पर शिक्षा में स्कूल था या हपलू में भी था, लेकिन इतनी अच्छी एजुकेशन स्कर्दो की तरह नहीं थी। तो मेरा वालिद, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो ख़ुद थोड़ा सा पढ़े लिखे आदमी थे। पूरे छोरबट में तकरीबन पढ़े लिखे लोगों में शुमार होता था। तो वो उसको तालीम की कदर थी, तो वो मुझे यहाँ लेकर आए। हर 2 साल के बाद मुझे अपनी वालदा और बहन भाइयों और दूसरे रिश्तेदारों से मिलने के लिए मुझे घोड़े पे ले जाते थे। यहाँ से 10 दिनों में पहुँचते थे हम लोग स्कर्दो से। मेरा मामू मुझे लेने आता था। एक दफ़ा का मुझे याद है, एक मरतबा मेरा बड़ा मामू हसन नंबरदार, वो मुझे लेने आए सर्दी की छुट्टियों में। वो उसका अपना घोड़ा था, उसका घोड़ा ज़रा थोड़ा सा यानी वो तेज़ था। तो मेरे गांव 15 दिन में मैं गांव पहुंचा यहाँ से स्कर्दो से,
और 15 दिनों में 15 मरतबा मुझे घोड़े ने गिराया था, लेकिन वो घोड़ा इतना अच्छा था कि मुझे सिर्फ रेत में ही गिराता था। तो वो इस तरह से मेरा आना जाना वहाँ तुर त्यासी चुलूं का होता रहा। तो मैं तो समझता हूँ कि वो मेरा एक जन्नत का टुकड़ा था। अब भी वही इतना खूबसूरत लोगों की नज़र में नहीं है। चुलूं का एक मैदान के ऊपर थोड़ी सी आबादी है, लेकिन आपका नज़रों में, लेकिन मेरी नज़रों में वो एक जन्नत है, है। क्योंकि मैं वहाँ पैदा हुआ हूँ। मेरे वालिदैन की ज़िंदगी वहाँ गुजरी है, मेरी वालदा की ज़्यादातर ज़िंदगी, मेरे बाबा अजदाद ने एक एक चीज़ को इतनी मेहनत से बिल्कुल सर उनको बनाया है। अच्छा, हमारा गांव आप लोगों ने सुना होगा। मेरे वालिद साहब मुझे बताते थे कि वो पहले दरिया के किनारे जहाँ कांसधां है वहाँ हुआ करता था, और मेरा वालिद कहता था कि हमारा घर जो है वो इस जगह पे एक बहुत बड़ा पत्थर था, उसके साथ हमारा घर होता था। तो वो एक दफ़ा सैलाब आया, बहुत बड़ा सैलाब, जिससे पूरा गांव का गांव बह गया और तबाह हो गया। उसके बाद हमारे उन आबा अजदाद ने, उन लोगों ने किस मेहनत से उसके ऊपर जो है नई आबादी की, कितना खून बहा। उस ज़माने में टेक्निक भी इतनी मॉडर्न नहीं थी, लोगों के पास बेलचे और गेंटी और जबल तक भी नहीं होता था। लकड़ी का वो बना के, बेलचे बना के, मारफोर के सिंग से खुदाई करके मेहनत से उस गांव को बनाया। तो क्या मैं उस गांव को भूल सकता हूँ? मुझे क्या उससे मोहब्बत मेरी ख़त्म होगी? हरगिज़ नहीं होती। मेरा दिल हमेशा वहाँ है, तो मेरा जिस्म यहाँ आपने मुझे देखा कि मैं, हमारे पास हर तरह की सहूलतें मौजूद हैं। अल्लाह का करम है। इतना बड़ा घर हमारी ख्वाब व ख्याल में नहीं था कि हमारा होगा, वो भी है। गाड़ियाँ हैं, हर चीज़ मुयसर है जो कुछ आजकल के मॉडर्न दौर में होना चाहिए। लेकिन मेरे उस गांव के अंदर जो एक दिन की जो खुशी होती थी, वो मुझे यहाँ नसीब नहीं है, वो सुकून यहाँ नहीं है। और इसी तरह से हमारे और गांव के लोगों को, जिन्होंने ज़्यादातर अपनी ज़िंदगी वहाँ गुजारी है, तो उनका क्या हाल होगा? बहुत अच्छी लाइफ है यहाँ पर। आपने मंठल में सारे घर देखे होंगे, स्कर्दो के अंदर इतने सारे घर देखे होंगे। वो सारी फैसिलिटीज़, वो सारी सहूलियात जो है गांव में वहाँ तो नहीं मिल सकती। लेकिन फिर भी अगर गांव मिल जाए तो ये लोग सब वहाँ जाने के लिए तैयार। बिल्कुल, इतनी मोहब्बत और इतनी तो कमी तो बहुत ज़्यादा महसूस होती है। और एक दफ़ा मैं शिगर में वो घूम रहा था, शिगर फोर्ट पे मैं वहाँ कुछ से गया हुआ था। तो उसके अंदर एक नाला सा है, उसमें मैं घूमने के लिए गया। आगे जाके देखा तो बड़ा एक सब्ज़ार था, वहाँ पर बकरियाँ चर रही थी। अच्छा, एक आदमी जो है वो दरख्त बेत का, ये जो हमारा चामी दरख्त से वो कड़ी वो पत्ते काट रहे थे, उनको खिला रहे थे। तो मुझे अपना गांव याद है। गांव के लोग जो है वो भी उस ज़माने में इस तरह से आराम से अपना एक एरिया होता था, ब्रोक होता था, दूसरा ज़ब्यारसो, शागानचन, अच्छा ये सारे जगह होते थे, यगरा होता था। अच्छा, दोनों हिस्सों से वहाँ पर अपनी भेड़ बकरियों को ले जाते थे, इसी तरह से घास काट के लाते थे। कितना सुकून था, कितनी खुशियाँ थी उन लोगों के साथ वहाँ पे। अब वो चीज़ नहीं। अच्छा, आपका बात नहीं, आपको इतना मतलब अल्लाह यानी प्यार है अपना गांव से, तो अल्लाह के फजल से आप इंटरनेशनल लेवल पे दुनिया घूमा है। और हिंदुस्तान में आप 2-3 बार इंटरनेशनल लेवल पर आप गए हैं। तो आपने कहीं लोगों से, आप आर्टिकल भी लिखते हैं, तो उसमें आपको कुछ जो आपका मेहनत कहीं फल नज़र आया अभी तक? आप बिल्कुल, मेरी मेहनत का बहुत बड़ा फल मेरी हमेशा ये ख्वाहिश होती थी कि हमारा ये जो लद्दाख का रास्ता जो है ये खुल जाए, क्योंकि अब इंटरनेशनली एक ग्लोबल विलेज है। पूरी दुनिया, कोई चीज़ किसी से पोशीदा नहीं है। हाँ, हम आपके हर चीज़ को उस साइड के
अपने कंप्यूटर पे ग्लोबल अर्थ पे वहाँ देख सकते हैं, आप लोग हमें देख सकते हैं, वहाँ के लोग। तो बहरहाल ये चीज़ें इतनी वो नहीं है, खैर इन चीज़ों को रहने दें। तो मैं चाहता था कि लीगली ये रास्ता खुल जाए, और एक तो रिश्तेदार जो है इतने नज़दीक होते हुए हम, मसलन मैं कई दफ़ा फ्रानो गया हूँ, फ्रानो से आपके घर को, आपके गांव को मैं देखता रहा, और मेरे आंखों से खून के आंसू मेरा बहता रहा। आपके वालिद यहाँ पर आंसू बहा रहा है, आपकी वालिदा आंसू बहा रहा है कि मेरे औलाद, मेरे बच्चे मेरे गांव में वहाँ पर हैं, हंग में, और हम लोग यहाँ रह गए। हम अपने गांव को देख सकते हैं, गांव को जा नहीं सकते, मैं अपने बेटे से नहीं मिल सकता। तो ये एक दर्द, दुख किस हाल में आपके पेरेंट्स, आपके वालिदैन होंगे। तो यही एहसास मुझे हमेशा। और उसके बाद सबसे ज़्यादा तुर तो प्यासी वालों का, उन बेचारों के तो सारे रिश्तेदार आपस में बटे हुए, निसफ ज़्यादातर ख़वातीन और बच्चे उधर रह गए थे, जो काम करने वाले लोग हैं वो इधर आ गए हुए थे। तो मेरी ख्वाहिश थी कि किसी न किसी तरीके से इंसान की ज़िंदगी मुख्तसर अरसे की, मरने के बाद क्या करना। ज़िंदगी में हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, इतना कुछ करते हैं अपने वालिदैन की खिदमत के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए, और बहन भाई आपस में इस तरह से जुदा रहें, तो ये एक जुल्म नहीं है, ये एक ह्यूमन राइट वायलेशन नहीं है, सबसे बड़ी ह्यूमन राइट वायलेशन है। लेकिन अफसोस ये हमारे जो दोनों ममालिक हैं, इन के जो हेड ऑफ स्टेट्स या जो साहब इख्तियार लोग हैं, इन लोगों के दिलों में इतनी हमदर्दी तो होनी चाहिए इंसान कि इन लोगों को ये इतने नज़दीक होते हुए भी ये मुलाकात नहीं कर सकते। लेकिन अफसोस ऐसा नहीं हुआ, लेकिन हमारी जद्दोजहद ये जारी थी। मैंने सबसे पहले इस चीज़ का आगाज़ किया। हमारे उस ज़माने में फिदा मोहम्मद नाशाद साहब गिलगित बल्तिस्तान के चीफ़ एग्जीक्यूटिव होते थे। तो वो चीफ एग्जीक्यूटिव गिलगित बल्तिस्तान का ऑल इन ऑल होता था। वो उसके सारे वो भेज सकता था प्राइम मिनिस्टर को, प्रेसिडेंट को डायरेक्ट अपने जो मुतालिबात और उसमें वो शामिल कर सकता था। तो वो मैं उनको कहता रहा, लेकिन उसने 2-3 बार उस वक्त मोहम्मद ख़ान जुनेजो साहब एक दफ़ा प्राइम मिनिस्टर आए, उनको बाकायदा उसने तहरीरी तौर पे ये प्रपोज़ल भेजा, ये मुतालबा पेश किया। परवेज़ मुशर्रफ साहब के आने के बाद भी 1-2 लेटर उनको भेज दिए, लेकिन पता नहीं हमारे जो ऊपर के लोग हैं वो आगे पहुंचाने देता भी है कि नहीं है। आपके बात के बीच में एक बार जब स्कर्दो में मेरे पीपी का सदर और मुस्लिम लीग यूनियन का सदर से मेरी मुलाकात हुई स्कर्दो की जगह। जी। उन्होंने कहा मैं वज़ीर-ए-आज़म से 4-5 बार मिला हूँ, दूसरे ने कहा मैं वज़ीर-ए-आज़म से 2-4 बार मिला हूँ। तो मैंने उनसे ये सवाल किया, इसका मतलब या तो आप हमारे बल्तिस्तान के ऊपर आपका दर्द नहीं है, या तो आप लोगों को बात करने का तमीज़ नहीं है। मैंने ये 2 लफ्ज़ कहा। जब 5 बार आप वज़ीर-ए-आज़म से मिलते हैं तो हमारा बल्ती ख़ानदान, जो बल्ती लोग इतना शरीफ है, जिनके 24 घंटे घर के दरवाज़ा खुले रहते हैं, बिल्कुल इतना शरीफ है, जिनके बाहर सामान रखते हैं तो कोई उठाने वाले नहीं उठाते नहीं है। बिल्कुल। इतना शरीफ लोग हैं, हम कश्मीरी की तरह नहीं है। कश्मीर में 7 जगह में रास्ता खोला है, तो इन शरीफों के ऊपर क्या जुल्म है। बिल्कुल। तो उसके बाद दूसरा किसी ने सवाल उठाया, कहा कि ये तो सिक्योरिटी लेवल में ये इजाज़त नहीं देते। मैंने कहा सिक्योरिटी वाला अफसर क्या वो इंसान तो नहीं है? बिल्कुल। बोला कुछ जर्नल होगा ज़्यादा से ज़्यादा। बिल्कुल। उस जर्नल को ये कहना चाहिए, देखिए जी हम ऐसा सच्चा कौम है जी, सच्चा कौम है। हाँ, अगर अदरवाइज़ अगर वो ये कहे कि आपका वहाँ का सिक्योरिटी क्लियरेंस सही नहीं है, सामने लाओ कौन सा हमारे लोग जेल में गया हुआ है, कौन सा हमारे लोगों ने हथियार उठाया है, कौन सा हमारे लोग करप्शन कर रहे हैं। इस सच्चा कौम के लिए आप लोगों ने रास्ता बंद रखना, और उस कौम के लिए जो कि हथियार से लेस हर घर में हथियार रखें, उनके लिए 7 जगह से रास्ता खोलना। मैंने कहा ये तो आप प्राइम मिनिस्टर साहब को समझाओ ताकि वो समझ पाए हाँ यार इस शरीफ कौम के लिए तो भी खोलना चाहिए। हाँ, बस वो यही एक हमारी बदकिस्मती है जी कि शरीफ और बदमाश में फ़र्क नहीं किया जाता। इसी वजह से तालिबान ने इतना कुछ यहाँ पर तबाही मचाया हुआ है। तो बहरहाल हमने एक सिलसिला शुरू कर दिया। तो वो नाशाद साहब भी कुछ एक तो उनका तो लेटर लिखना ही था, लेकिन खुल के कोई वो एज ए प्रोटेस्ट
कोई ऐसा मुतालबा तो किया ही नहीं। फिर उसके बाद मुझे एक दफ़ा यहाँ से दिल्ली जाने का इत्तेफाक हुआ। वहाँ एक इंटरनेशनल टूरिज़म कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया हुआ था इंडियन टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन में, और उसमें दुनिया भर से लोग डेलीगेट्स आए हुए थे उसमें शिरकत के लिए, और बहुत सारे एम्बेसडर्स भी, और हिंदुस्तान के बहुत बड़े बड़े वज़रा और वो भी उसमें आए हुए थे। तो वहाँ पाकिस्तान से एक वफ़द को भी दावत मिली, तो हम लोग 4 आदमी थे। तो वहाँ पाकिस्तान की तरफ से भी किसी ने बोला था उस पर, तो मुझे मौका मिला, दिया गया, और मुझे वहाँ पर कि उस पर पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन की, और मैंने मेरी जब स्पीच शुरू हुई तो मेरी तकरीर का सारा महवर इसी एरिया के घूमता था कि जी ये टूरिज़्म, हमारा शोबा ही टूरिज़्म का है, तो टूरिज़्म को अगर प्रमोट करना हो तो ये लद्दाख और कारगिल के रास्ते को खोल दे, क्योंकि अब वो 65 साल का अरसा हुआ, कोई आपस की डिस्प्यूट अभी तक ख़त्म नहीं हो रहा है। कब तक ये सिलसिला चलता रहे? एक तो हमारे रिश्तेदार आपस में बटे हुए हैं, उससे पहले 47 की जंग में, फिर 65 की जंग में, तो उनको भी मिलने का एक मौका मिल जाएगा। ये बहुत बड़ी ह्यूमन राइट वायलेशन हो रही है, उसका ज़रा थोड़ा सा मदावा हो जाएगा कि ये आपस में लोग रिश्तेदार आपस में मिले, ये इंसानी हमदर्दी का भी है। और उसके बाद ये भी है कि इंटरनेशनल टूरिस्ट जो है, अगर ये रास्ते खुल गए तो दुनिया भर की नजरें इस रास्ते, क्योंकि लद्दाख कल्चर के हिसाब से बहुत रिच है, वहाँ पर लद्दाख के कल्चर को देखने के लिए दुनिया तरफ है। और उसके बाद गिलगित नेचुरल ब्यूटी जो है, इसका भी मवाजना दुनिया के किसी दूसरे जगह से नहीं कर सकता। इतना मुनफर्द और इतना खूबसूरत एरिया है, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा वो हो जाएगी। आप हमारी एक कोशिश होनी चाहिए, और बल्कि मैंने दोनों हुकूमतों से इसी कॉन्फ्रेंस के उससे मैंने गुजारिश भी की कि जी अब तो डिस्प्यूट तो माँ बाप मेरे 2 भाइयों के दरमियान होता ही है। हम ये पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान 2 भाई हैं, आपस में पहले इकट्ठे रहते थे, तो उसके बाद हमारी सेपरेशन हो गई। 5-6 साल 10 साल तक तो भाइयों के आपस में ये जायदाद की जो है वो होता रहता है। अब उसके बाद तो अब इसका ज़रा थोड़ा सा वो होना चाहिए, डिस्प्यूट ख़त्म होनी चाहिए, और अब रास्ते खोल दें, एक दूसरे को मिलने दें और आराम से रहने दें। और फिर उसके बाद सियाचिन ग्लेशियर को पलूट किया जा रहा है, तबाह किया जा रहा है। अब ये जो इन्वायरमेंटल चेंजेस जो दुनिया में हो रही है, और हमारे इलाके में स्पेशली, वो इसी वजह से ये कुदरत ने एक निज़ाम बनाया हुआ है, कुदरत के साथ ये दोनों ममालिक खेल रहे हैं। ठीक नहीं जी, उधर से वहाँ के अफवाज वो तेल की पाइपलाइनें तक बिछाई हुई हैं, पता नहीं कैसे कैसे हथियार, केमिकल वेपन्स वहाँ पर इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, इधर हमारी इस साइड पे भी हो रहा है, तो ये इससे एक नेचुरल इन्वायरमेंट जो है वो तबाह हो गया, जिसके असरात अब हम भुगत रहे हैं, सैलाब की सूरत में, मौसमी तब्दीलियों की सूरत में। पहले इतनी गर्मी यहाँ नहीं पड़ती थी, ग्लेशियर पिघलते जा रहे हैं। ये एक पानी का ज़ख़ीरा है, कुदरत ने दोनों ममालिक के लिए, हमारे लिए एक वाटर रिजर्वर, पानी का ज़ख़ीरा है हम दोनों ममालिक के लिए। ये अगर ग्लेशियर ख़त्म हो जाएंगे तो हम दोनों ममालिक ख़तरे में रहेंगे। ये चीज़ भी मैंने अपनी तकरीर में रखी। अच्छा, दूसरा मुझे एक चीज़ याद आया, एक आप हो, ये दूसरा मैं हूँ, क्योंकि आपने किसी हिंदुस्तानी लीडरों से आपको मुलाकात हुई, हिंदुस्तानी नहीं बल्कि लद्दाखी लीडरों से बिल्कुल आपको दिल्ली में मुलाकात हुई। बिल्कुल। और उनका और आपका या पाकिस्तानी लीडरों का थिंकिंग में आपका क्या फ़र्क देखा? थिंकिंग में आप ये सवाल आपका बहुत मुश्किल सवाल है।
यहाँ के बहुत बड़े सब्जेक्ट लीडर हैं। रुस्तम चौहान साहब की जो शख्सियत है उससे मैं बहुत मुतासिर हुआ हूँ। बहुत पढ़ा लिखा, बहुत वसी दिमाग का मालिक है। ये आप लोगों की खुशकिस्मती है कि लद्दाख यानी रुस्तम चौहान जैसे लीडर आपके वहाँ हैं, तो वहाँ उनकी तो बहुत अच्छी हुआ है। लेकिन हमारे यहाँ भी अल्लाह के फजल से अच्छे लीडर हैं जो अभी तक हमें लीड कर रहे हैं और हम उनके पीछे चल रहे हैं। ये अलग बात है कि भाई हमारी इतनी बड़ी डिमांड जो है वो पूरी अभी तक नहीं हो सकी, ठीक नहीं जी। तो लेकिन हम इनको वो नहीं करते, इनके पास बहुत अच्छे अच्छे चांसेस भी आ गए। इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस को बेहतर करने के मौके बहुत आ गए, लेकिन हमारे यहाँ से कुछ वो नहीं हुआ। वो एक अलग एक स्टोरी है उसको जी। तो अच्छा, उसके बाद जी आपसे मैं जो जितना हो सके टॉप आदमी से मैं टॉप सवाल पूछूंगा। तो आपने शायद वीडियोस के ज़रिए हमारा लोगों को भी देखे, हमारा लोगों का तौर तरीका भी आपने देखा। जी जी जी। तो वहाँ का डेवलपमेंट का भी आपने नज़ारा देखा और यहाँ का तो आपको बखूबी इल्म है और आपने दुनिया भी देखा। बिल्कुल हैं और लोगों का सोच भी आपने देखा, तो आपको कैसा लगा? हाँ, दूसरा आप हर किसी में लोगों को ये शक था कि ये लोग हिंदुस्तान में बैठे हैं, हिंदुओं के साथ बैठे हैं या लद्दाख का बुद्धिस्टों के साथ बैठे हैं,